नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में लास्ट पॉइंट आपने क्या देखा? जरा कमेंट करके बताओ बेटा। इस हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमने आपको लास्ट में क्या पढ़ाया था? जरा कमेंट करके बताएंगे। शिक्षण के पक्ष के विषय में हमने बताया था और शिक्षण की परिभाषाएं जैक्सन के अनुसार परिभाषा लिखाया था। किसके अनुसार? जैक्सन के अनुसार परिभाषा लिखाया था। अब हम देखेंगे हिंदी शिक्षण के लिए सामान्य उद्देश्य। कैसा उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे? सामान्य उद्देश्य। इसमें सामान्य उद्देश्य क्या क्या है? हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। जब हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें एक एक उद्देश्यों को जरा ध्यान से देख लीजिए। यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न होते हैं बेटा। क्या होते हैं? यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित बालकों को उनके जीवन से संबंधित उनके जीवन से संबंधित उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। ये आपका पहला उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित क्या करना है? उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य नोट करेंगे। दूसरे उद्देश्य में क्या कहा जा रहा है? सामान्य उद्देश्य की बात है। कैसा उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य आपके हैं। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य बालक की शिक्षण का उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानसिक शक्तियों का विकास करना। बालक में शिक्षण से किस शक्ति का विकास होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चे, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए। मानसिक शक्ति से ही मानसिक शक्ति से ही बालक उत्तम नागरिक बन सकता है। बालक उत्तम नागरिक बन सकता है। कैसा नागरिक बन सकता है? अगर बच्चे की मस्तिष्क या मनस पटल का विकास हो जाता है भाई, तो कैसा नागरिक बन जाएगा? उत्तम नागरिक बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बनाइएगा। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य
बालकों के सीखने के लिए प्रेरित करना है। बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। बालकों के सीखने के लिए प्रेरित करना ही हमारा क्या होता है बेटा? शिक्षण होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे बालकों के अंदर सीखने की प्रेरणा नहीं होगी तो किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाएंगे, याद रखिएगा। अगर बालक में सीखने के लिए उसे प्रेरित नहीं किया जाएगा तो किसी कार्य में क्या नहीं दिखाएगा? रुचि नहीं दिखाएगा। पॉइंट नंबर 4 में नोट करिएगा, बालकों की प्रवृत्ति पशुवत होती है। बालकों की प्रवृत्ति कैसे होती है बेटा? पशुवत होती है। पशुवत से मतलब क्या है भैया? पशु के समान होती है। शिक्षण का उद्देश्य उनका शोधन करना होता है। शिक्षण का उद्देश्य उनका शोधन करना होता है। शोधन से मतलब उसमें निखार लाना, शोधन करना होता है। पॉइंट नंबर 5। शिक्षण का उद्देश्य बालक के अंदर जो कठिनाइयां होती हैं बेटा उसका निवारण करना। शिक्षण का उद्देश्य बालकों की कठिनाइयों का निवारण करना होता। उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर देना ही हमारा क्या है? शिक्षण है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में नोट करिए, शिक्षण का उद्देश्य बालकों का मार्ग प्रदर्शन करना है। बालकों का मार्ग प्रदर्शन करना है। पॉइंट नंबर 6। शिक्षण का उद्देश्य बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। सातवां पॉइंट नोट करिएगा, शिक्षण का उद्देश्य बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना। पॉइंट नंबर 8, शिक्षण का उद्देश्य बालक को यह सिखाना। शिक्षण का उद्देश्य बालक को यह सिखाना
शिक्षण का उद्देश्य बालक को यह सिखाना है कि बालक शिक्षण का उद्देश्य बालक को यह सिखाना है कि बालक वातावरण के साथ वातावरण के साथ वातावरण के साथ किसी न किसी प्रकार की किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया अवश्य करता है प्रतिक्रिया अवश्य करता है। शिक्षण बालक को शिक्षण बालक को वातावरण से शिक्षण बालक को वातावरण से समायोजन करना सिखाता है समायोजन करना सिखाता है। पॉइंट नंबर 9, शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेग को शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेग को प्रशिक्षित करना संवेग को क्या करना भाई? प्रशिक्षित करना। अब संवेग की जब हम बात करते हैं तो बालक के अंतर्गत बहुत सारी संवेग होते हैं, इधर उधर चलने की, कहीं ना कहीं घूमने की, कहीं ना कहीं भटकने की। तो जो भटकाव होता है उस भटकाव को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? इसी शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। संवेगों पर नियंत्रण इसी शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना। बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना। क्रियाशीलता का अवसर देना। कैसा अवसर देना चाहिए भाई? बालक क्रियाशील बन सके, उनमें जो कार्य किया जा रहा है उनमें रुचि बने, वो वातावरण और विद्यालय से संबंध बनाए रखे, इसके लिए उन्हें क्या बनाना चाहिए? क्रियाशील का अवसर देना चाहिए। कुछ पॉइंट नंबर 11, बालकों को प्रगति के मार्ग पर ले जाना। प्रगति के मार्ग पर ले जाना। प्रगति के मार्ग पर ले जाना शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है बेटा, बालक उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही इसका अंतिम सत्य है।
नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं बेटा? नंबर 1, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नंबर 1, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। रुचि जागृत करने का सिद्धांत। नंबर 2, प्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 2, प्रेरणा का सिद्धांत। ये प्रेरणा का सिद्धांत या रुचि जागृत करने का सिद्धांत है क्या? छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाता। कब तक सफल नहीं होता है भाई? जब तक उसमें कोई रुचि नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? उसमें जब तक वो रुचि नहीं लेगा तब तक वो शिक्षण सफल नहीं हो पाता। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी जाती थी। अब दंड क्या कर दिया गया है? एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब दंड देना नहीं है। उसमें रुचि जब उत्पन्न होगी तभी वो शिक्षण में प्रतिभाग करेगा। क्या करेगा? तभी वह बालक शिक्षण में प्रतिभाग करेगा। उसको स्वेच्छा को, उसके अंदर की जो इच्छा है उसको क्या करना है? आगे ले जाना है, बढ़ाना है। उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना ही क्या कहता है? रुचि जागृत करने का सिद्धांत कहता है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रेरणा का सिद्धांत। यह तो बेटा अर्जन में नहीं लेकिन अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसके लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अधिगम के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का नाम क्या आता है? प्रेरणा का सिद्धांत। अर्जन नहीं, अर्जन तो अपने परिवेश से भी कर लेता है। जब अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम हेतु यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा कौन सा सिद्धांत है? क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत। क्रिया के द्वारा बालकों से ज्यादा क्रिया कराई गई। क्या कराया जाए बेटा? बालकों से ज्यादा क्रिया कराया जाएगा। उसे श्रोता नहीं अपितु सक्रिय प्रतिभागिता करना चाहिए। क्या? उसे श्रोता मत बनाइए, उसे सुनाइए केवल नहीं। उससे ज्यादा जब हम क्रिया कराएंगे तो यही क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है। इससे बालक सीखता बहुत है। नेक्स्ट बोलचाल का सिद्धांत। नेक्स्ट चौथा कौन सा है? बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत। ये बोलचाल का कौन सा सिद्धांत होता है बेटा? बोलना चालना। इसमें क्या आता है? बातचीत के माध्यम से भाषा को सरल और अस्थायी रूप से सिखाया जाना। किसको बेटा? बोलचाल के माध्यम से भाषा को सरल या अस्थायी रूप से सिखाया जाना ही बोलचाल का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट चयन का सिद्धांत। नंबर 5, चयन का सिद्धांत। ये चयन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होता है भाई? चयन का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है बात छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है। कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, यही आपका क्या कहलाता है? चयन का सिद्धांत कहलाता है।
कौन सा सिद्धांत कहलाता है भाई? चयन का सिद्धांत कहलाता है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। ये बाल केंद्रितता का सिद्धांत क्या होता है? बालक जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसके वो केंद्र में है कि नहीं है, इसके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रितता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पर लिखिएगा शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। ये शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? जब शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो भाषा का शिक्षक शिक्षा देने के लिए अलग अलग के तरीके अपनाता है। क्या अपनाता है? अलग अलग के मोड को अपनाता है, अलग अलग के माध्यम को अपनाता है। वही माध्यम, वही विधियां वो क्या कहलाती हैं? शिक्षण सूत्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? शिक्षण सूत्र कहलाती हैं। जैसे आप सुने होंगे, सरल से जटिल की ओर सुना होगा, विशेष से सामान्य की ओर सुना होगा, क्या सुना होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर सुना होगा, अंश से पूर्ण की ओर सुना होगा। ये सब आपकी क्या है? शिक्षण विधियां हैं। क्या है बेटा? शिक्षण सूत्र है या शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट विविधता का सिद्धांत। 8वां सिद्धांत आपका कौन सा है? विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। इस विविधता के सिद्धांत में क्या है भाई? भारत आपको पता ही है कैसा देश है, बहुभाषिकता वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरुआत में ही हमने बता दिया था आपको कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगर 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं तो और पता नहीं कितनी ऐसी भाषाएं हैं बेटा जिनका हमें और छोर नहीं है। तो ये बहुभाषिकता का देश है। इसमें विविधता का सिद्धांत यही है, इसमें जो आपके कौशल अपनाए जाते हैं, समावेशी शिक्षा कर दी जाती है, सबको एक सामूहिक रूप से लेके चलना ही यही हमारा क्या कहलाता है? विविधता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है 9वां सिद्धांत अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई? अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इस अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत में क्या आता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अनुपात और क्रम के सिद्धांत में आपके जो भाषा के कौशल होते हैं, क्या होते हैं? भाषा के कौशल। भाषा कौशल, जरा कमेंट करके बताओ भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के कितने कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं को क्रम से पढ़ा देना, बता देना, यही आपका क्या कहलाता है बेटा? अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 11 नोट करिएगा। कौन सा सिद्धांत? अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। नंबर 12 साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य मतलब संगति से है। साहचर्य का सिद्धांत। नंबर 13
नंबर 13 पे नोट करिएगा, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। नंबर 14, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये 14 सिद्धांत आपके सामने है। अब विभाजन का सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं भाई? अगर आपसे कोई पूछ ले इस विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत आप क्या करते हैं, तो विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक हमारा पाठ दिया है, इस पाठ को हम 4 भागों में विभाजित कर दिए, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, विभाजन का सिद्धांत कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? विभाजन का सिद्धांत कह देते हैं। अब अगर पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो वही चीज को दोहरा देना, ये क्या कहलाता है, हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। साहचर्य का सिद्धांत हमने आपको बताया कि इसे हम और क्या कहते हैं, संगति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संगति कहते हैं। तो बच्चे सबसे पहले कहां पे सीखते हैं? अपने समाज या परिवार से सीखते हैं। तो साहचर्य का सिद्धांत परिवार और समाज से सीखना ही क्या कहलाता है, हमारा साहचर्य का सिद्धांत कहलाता है। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है? किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे हम और किस नाम से जानते हैं? अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। ये तो रहे आपके क्या है भैया, सिद्धांत हैं। शिक्षण के जो सूत्र होते हैं बेटा, इन सूत्रों को भी हम देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षण सूत्र देखने से पहले शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या होती हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो अगली हेडिंग बनाएंगे, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो पॉइंट नंबर 1 करके नोट करिएगा। शिक्षण क्या है? तो भाई आप बताएंगे शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण क्या है? तो आपका आंसर होगा शिक्षण एक अंतः क्रिया है। कैसी क्रिया है? अंतः क्रिया है। आपके अंदर से पढ़ाने की रुचि जागृत होगी, तभी आप दूसरे को पढ़ा पाएंगे। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 3 नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 3, शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के अंदर ये शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, 5वें नंबर पर नोट करिएगा, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है भाई? कला व विज्ञान दोनों है।
कला व विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट, शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है भैया? औपचारिक भी प्रक्रिया है और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण का क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम माप सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे एक प्रश्न पूछता है, हफ एवं डंकन। क्या पूछता है? हफ एवं डंकन के अनुसार शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? जल्दी से आंसर करके बताएं। हफ एवं डंकन के अनुसार एक कितने चरणों वाली प्रक्रिया है? हफ एवं डंकन के अनुसार शिक्षण कितने चरणों वाली प्रक्रिया है? जल्दी से आंसर करके बताएं। हफ एवं डंकन के अनुसार शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। किसके अनुसार पूछ रहा है बेटा? हफ एवं डंकन के अनुसार शिक्षण की 4 चरण कौन कौन से होते हैं? शिक्षण करने के लिए पहला चरण क्या होता है? किसी ना जो व्यक्ति शिक्षण का कार्य कर रहा है उसे पहले क्या बनाता है? योजना बनाता है। क्या बनाता है? पहला चरण कौन सा है? योजना बनाना। दूसरा क्या है? तो दूसरा चरण है निर्देशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? निर्देशन। और तीसरे चरण में क्या आता है? तो आपका आंसर होगा, तीसरा चरण हमारा है मापन का। कौन सा चरण है? मापन का। और चौथा चरण कौन सा होता है? चौथा चरण कौन सा होता है? तो चौथा चरण है आपका मूल्यांकन। कौन सा है? मूल्यांकन। ये ऐसा कौन कहते हैं बेटा? तो आप बताएंगे, हफ और डंकन ने 4 चरण माने हैं शिक्षण के। पहला योजना तैयार करना। दूसरे के अंतर्गत क्या बताया इन्होंने भाई? दूसरे के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? तो दूसरे के अंदर इन्होंने बताया है निर्देशन। तीसरा क्या बताया इन्होंने? तो तीसरा है आपका मेरे प्यारे बच्चे मापन है। और चौथा क्या है? मूल्यांकन है। अगर आपसे कोई पूछ ले शिक्षण के सूत्र की परिभाषा बता दीजिए। शिक्षण सूत्र की परिभाषा। शिक्षण सूत्र की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ ले तो शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या होती है? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं।
शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सिद्धांत से व्यवहार में सिद्धांत से व्यवहार में सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? कभी कभी ये पूछ लेता है, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो रेमंड के अनुसार है। किसके अनुसार है बेटा? रेमंड के अनुसार है। ये किसकी परिभाषा है? तो आप बताएंगे रेमंड की परिभाषा है। शिक्षण सूत्र की परिभाषा रेमंड ने क्या दिया? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार की सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण के कौन कौन से सूत्र होते हैं बेटा? शिक्षण के कौन कौन से सूत्र होते हैं? शिक्षण के विभिन्न सूत्र। शिक्षण के विभिन्न सूत्र। शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं? मेरा प्यारा बच्चा, कोई 2 3 4 सूत्रों को बता दे भाई। सबसे पहला सूत्र हमारा कहां से शुरू होता है? सरल से जटिल की ओर। कहां से शुरू होता है बेटा? सरल से जटिल की ओर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये सही है? सरल से जटिल की ओर। क्या ये शिक्षण का सूत्र सही है? सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए या जटिल से सरल की ओर चलना चाहिए? एक शिक्षक पहले बातों को, छात्रों को सरल सी सरल बातों को बताता है, उसके बाद सरल से कठिन बातों की तरफ बच्चों को लेकर जाता है। एक किसके अंतर्गत आता है? सरल से कठिन की ओर आता है। इस सरल से जटिल की ओर क्यों लेके चलना चाहिए? भाई, बच्चा छोटा है, उसका विकास कम हुआ है। तो जब विकास कम हुआ है तो छोटी छोटी बातों को समझ पाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसकी सोचने और समझने की मानसिक क्षमता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जब उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती जाएगी तो उसे कठिन से भी कठिन चीजें या जटिल से जटिल भी चीजें समझाने का प्रयास किया जाएगा तो समझने लगेगा। इससे शिक्षक का प्रयास क्या हो जाता है? सार्थक होगा। लेकिन अगर पहले वो अवगुण को, बातों को, कठिन बातों को समझाने का प्रयास करेगा, बाद में सरल बातों को समझाने का प्रयास करेगा, तो उसमें शिक्षक का जो है, जो कार्य है बेटा, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे गणित का उदाहरण मैं आपको दे दूं, या आपको हिंदी के उदाहरण में, बेटा बच्चे को हम अगर क ख ग घ अंगा इसकी जानकारी नहीं दिए हुए हैं, च छ ज झ इया इसको नहीं पढ़ाए हैं, ट ठ ड ढ अड़ इसको नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर हम उनसे कहेंगे इनसे शब्द का निर्माण कर दो, पहले हम उनको शब्द ही दे दें। क्या दे दें? हम गजब दे दें। क्या दे दें? गजब दे दें। तो अब बच्चा यहाँ पे तो अजीबो गरीब उसकी स्थिति हो जाएगी। वो पहले वर्णों को सीखा रहेगा तो इस गजब को लिखने में उसे कठिनाई
नहीं होगी। लेकिन अगर हम पहले गजब दे देंगे या इसको कृषि दे दें कि नहीं पहले तुम कृषि लिखो, तो का को हमने सिखाया ही नहीं, री को हमने सिखाया ही नहीं, शा को हमने सिखाया ही नहीं, ई को हमने सिखाया ही नहीं, और बच्चे को क्या दे दे रहे हैं, कृषि दे दे रहे हैं, तो बच्चा समझने में असहज होगा। लेकिन अगर उसको हमने क ख ग घ उसके स्वर वर्ण मात्राओं को बताए हैं, समझाए हैं, तो आसानी से इसको सीख लेगा। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं, हम बच्चे को पहले हासिल जोड़ घटाना पढ़ना ये सिखाते हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके चीजों को इम्प्रूव करते हैं, तब जाके उनको हम शब्दों का निर्माण करना सिखाते हैं। क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करना सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बेटा ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कहने का आशय क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर कहने का आशय क्या है। ज्ञात का मतलब जिससे हमें जानकारी है, क्या है, जिसकी हमें जानकारी है, और अज्ञात मतलब जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे हमें ये बताओ, जब हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चलेंगे तो इस शिक्षण का तरीका हमारा कैसा होगा, शिक्षण की ये प्रक्रिया कैसी होगी, सरल लगेगी हमें। पहले बच्चे को हमने अगर क ख ग घ अंगा पढ़ा दिया है या स्वर और मात्रा पढ़ा दिया है, तब उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, शब्द सिखाना शुरू करते हैं। तो अगर शब्द हमने सिखा दिया है तो शब्द को पीछे से हम दोहराते हुए तब एक नए टॉपिक से शब्द से हम पद की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर शब्द को भी बता दिया है, वर्ण को बता दिया है, तो उसके बाद जो नया हमारा टॉपिक शुरू करेंगे, पिछले टॉपिक से रिलेशन लेके नए टॉपिक की शुरुआत करना ही हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है बेटा। क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है। वर्णमाला की जानकारी हमने दे दिया, वर्ण से बच्चे परिचित हो गए। उसके बाद जैसे हमने क से कमल, क से कबूतर, क से कलश, क से कलुआ, इन सारी चीजों को हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ख से खरगोश, ख से खत, ख से खड़ा हूं, इन सारी चीजों को हम उससे करा सकते हैं। अगर हमने वर्णमाला उसको अच्छे से पढ़ा लिया है तो पीछे वाले वर्णमाला टॉपिक का उदाहरण देते हुए आगे के शब्दों का निर्माण करा देना, शब्द का निर्माण करा देना, या अगर हमने शब्द पढ़ा दिया है तो शब्द से पद का निर्माण करा देना। ये क्या होता है, आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे यहीं पे इसको छोड़ेंगे और कल इसमें जो पॉइंट बचा हुआ है उसको करा देंगे। यहाँ पे नहीं, नोट कर लो, आज आज भी नोट कर लो। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर। कहां से बेटा, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, पूर्ण से अंश की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अप्रत्यक्ष की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नेक्स्ट 8वां पॉइंट नोट करिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे